हाँ, तो स्टूडेंट्स अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें नॉर्टन्स थ्योरम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे नॉर्टन्स थ्योरम में होता क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम भी जस्ट कह लें कि थेवेनिन्स की तरह ही है। ये कहता था कि कोई भी आपके पास बड़े से बड़ा सर्किट है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसको जस्ट यानी कि कह लें कुछ हिस्से को कट ऑफ करके पहले उसका आप एनालिसिस कर लें। नेक्स्ट फिर बाकी के हिस्से का एनालिसिस आप कर सकते हैं हम एक मेजर सर्किट ड्रा करके। लेकिन आपका जो कोर्स है ना उसके अंदर हम जस्ट क्या करते होते हैं जो आउटपुट यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसी को कट ऑफ लगा के वहीं पे मतलब कि हम इसका प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो अब देखें ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई ऐसा सर्किट आ जाता है। अब यहाँ पे वो मुझसे कहता है कि वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करो या फॉर एग्जांपल इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है जी, यानी कोई भी वायर है यानी वी नॉट अगर ना होता यहाँ पे, मैं दोनों कंडीशन में समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने करना क्या है फिर? आपने नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग नॉर्टन कहता है कि जिस वायर के क्रॉस आपने यानी अपनी आउटपुट फाइंड आउट करनी है उसको कट कर दो वहाँ से, यानी उसको उतार दो। ठीक है, ये मैंने वायर को यहाँ पे कट ऑफ लगा दिए, वायर को कट कर दिया। फिर आप क्या करो, पूरे का पूरा सर्किट एक दफ़ा रीड्रा करो। ठीक है, सिर्फ उस वायर को छोड़ के जो आपने उतार दिया। ठीक है, पूरे का पूरा सर्किट एक दफ़ा दोबारा से ड्रा करो और जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगा के एक आईएससी के नाम से यानी शॉर्ट सर्किट करंट जिसे कहा जाता है उसको फ्लो करवा दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने कट लगाया ना वायर को, यहाँ पे एक मैं वायर लगाऊंगा शॉर्ट वायर, ये देखें मैंने शॉर्ट वायर लगाई है और वहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दिया आईएससी के नाम से। अब मुझे ये करंट फाइंड आउट करनी होगी नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। बाकी का सर्किट देखें एज इट एज है। फिर मैं बाद में क्या करूँगा, जब बच्चों आईएससी को मैं किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूँगा, लाइक कोई थ्योरम लगाऊंगा, नोडल एनालिसिस टेक्निक या लूप एनालिसिस जो भी, यानी कि किसी भी तरीके से आईएससी जब मालूम हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को, ये जो मेरे पास है इसमें जो वोल्टेज सोर्सेज हैं, कभी कभार जब मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर मौजूद है ना, इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज, फिर तो आपकी ये टेक्निक काम आती है। अदरवाइज आपको फिर अगर इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो आपको अपना थेवेनिन्स थ्योरम भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो जब आएगा तो आप समझ लेंगे, मैं उसके लिए भी ऐसी वीडियो रखूंगा। तो अभी तो हमारे पास देखें एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वोल्टेज सोर्स है इस सर्किट के अंदर, तो इसको हमने शट डाउन करना है। तो देखें मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ, जब एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, जबकि एक करंट सोर्स जब शट डाउन होता है, चाहे वो अपवर्ड में मूव कर रही है करंट या डाउनवर्ड में, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। वो जब भी शट डाउन की जाएगी ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो जाएगी, यानी इस तरह से ओपन टर्मिनल्स आ जाएंगे। अब इसमें तो है ही कोई नहीं करंट सोर्स, जस्ट मैंने क्या किया, आईएससी मालूम जब हो गई ना, फिर मुझे आर थेवेनिन्स यानी इस सर्किट की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो मैंने इस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज को शट डाउन किया। जब ये शट डाउन हुआ तो ये देखें शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया हुआ है। और यहाँ पे ये बाकी मैंने मेंशन नहीं किया, ये R1 है मेरा, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। अब मुझे इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी होगी, आर थेवेनिन्स, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा। अब सीरीज में आपको पता है बच्चों, सीरीज में दो रजिस्टर कब होते हैं, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज में होते हैं। अदरवाइज जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये जो R1 और R2 है, इन दोनों के दरमियान वायर का अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल देखें यहाँ पे नीचे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का पैरेलल कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप पूरे सर्किट को यानी सॉल्व करते हुए आर थेवेनिन्स को मालूम करेंगे। फाइनली फिर आप इसका मेजर सर्किट ड्रा करेंगे। मेजर सर्किट आप कैसे ड्रा करेंगे, जो आपने आईएससी करंट फाइंड आउट की होगी उसको लगाएंगे यहाँ पे करंट सोर्स को, और उसके साथ आर थेवेनिन्स को पैरेलल में लगाओगे। ये देखो पैरेलल में मैंने लगाया हुआ है, इसका वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और आगे ये जो टर्मिनल्स मैंने ओपन छोड़े हुए हैं यहाँ पे वो वाला कंपोनेंट लगा दूंगा जिसको मैंने कट ऑफ किया था, जिसका नाम R5 है यहाँ पे, तो R5 यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और फाइनली ये इसकी टेक्निक है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये ओके हो गया, तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका वो क्वेश्चन प्रॉब्लम 5.57, जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो इसीलिए मैं आपको नॉर्टन्स थ्योरम का स्टार्टिंग में लेक्चर दे रहा था। अब देखिए ये वी नॉट वोल्टेज मैंने फाइंड आउट करना है, ये सिर्फ मुझे सर्किट गिवन था, ये नीचे मैंने हुड ड्रा किया। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रा हुआ है। देखिए यहाँ पे मुझे यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट मालूम करने को कहा गया, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कट ऑफ कर दिया, इस कंपोनेंट को कट ऑफ करके यहाँ पे एक शॉर्ट वायर अटैच किया और उसके क्रॉस एक करंट फ्लो करवा दिया आईएससी के नाम से, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है जी, अब हमें इस करंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे ईजी वे लग रहा है वो एक ही है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस टेक्निक भी वैसे अच्छी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपना यहाँ पे लूप एनालिसिस भी चल रहा है तकरीबन तकरीबन, यानी लूप एनालिसिस में थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, यानी कि वो हमें दूसरी तरफ लेके जाएगा ही जाएगा, क्या उसका नाम है,
यानी कि 2 लूप्स के ऊपर केवीएल चलाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। अब देखें इतना आपका यानी कि कह लें माइंड शार्प होना चाहिए कि आप एक नज़र में ही देख के बता दें कौन-सा मेथड यहाँ पे अच्छा यानी अप्लाई हो सकता है। अब देखें मैं कैसे बता पा रहा था। सबसे पहले नंबर पे मैं नोडल एनालिसिस लगाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो नोड आइडेंटिफाई करूँगा, आपको पता है मैं हायर नोड और सरफेस नोड कंसीडर करता हूँ। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है और जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो वो होता है हायर नोड। ये सबसे पहला हायर नोड है, जहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है जी। और ये मेरा दूसरा हायर नोड है जहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। और ये मेरे पास एक तीसरा नोड है जो कि एक सरफेस नोड है असल में। कैसे देखें, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, एक रजिस्टर की वायर अटैच है, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे भी एक रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक शॉर्ट वायर लगी हुई है, यानी कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, ये एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी ये एक ही नोड है। तो एक नोड हो गया, यानी कि यहाँ पे ऊपर 2 कंपोनेंट, नीचे 2 कंपोनेंट, यानी टोटल हो गए 4 कंपोनेंट, तो इसको कहा जाता है सरफेस नोड। और ये एक सिंगल नोड है, तो किसी एक नोड को तो आपको पता है ग्राउंड करना पड़ेगा। ये आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ मैं जस्ट समझाने के लिए, आपने ड्रा नहीं करने बैठ जाना, पेपर में ये ड्रा नहीं करते। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, यानी कि ये पूरा एक ही नोड है। तो इसको हमें ग्राउंड करना होगा, बिकॉज़ जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब मुझे देखें आईएससी को मालूम करने के लिए क्या चाहिए, मैं इस नोड का इस्तेमाल करूँगा, इस पॉइंट का, ठीक है जी। इस पॉइंट का यहाँ पे जो यानी इस पॉइंट के घेरे में जितनी वायर्स है ना, टोटल 3 वायर्स हैं। ये देखें, एक, ये नीचे वाली 2, ये 3 वायर्स हैं। इन तीनों की अगर मुझे करंट मिल जाए ना, तो मैं आईएससी को मालूम कर सकता हूँ। देखें कैसे, एक इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू अगर पता चल जाए तो आईएससी मालूम हो सकती है इस नोड के ऊपर केसीएल लगा के, ठीक है जी। तो मैं इस नोड के अंदर कोई एक करंट अपनी मर्जी से फ्लो करवा देता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन दे के। लाइक मैं उसको ऐसे डायरेक्शन दे देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन, उसका नाम रख देता हूँ I1। अब मुझे I1 मालूम करनी होगी। देखें I1 की क्या इक्वेशन बनती है। I1 जो करंट है आप खुद देख पा रहे हैं, ये क्या कर रही है, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ यहाँ पे आप लगाओगे। ये जो करंट है ये इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिखना होता है। ये लिविंग करंट फार्मूला कहता है। तो 0 माइनस, आगे जाके ये V2 में एंटर करती है, तो 0 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 1 के है, यानी कि मुझे I1 मालूम करने के लिए V2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये देखें कितना सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं होता। और I1 अगर मालूम होगी तो आईएससी मालूम हो जाएगी। अब V2 कैसे मालूम होगा, देखिए सबसे पहले नंबर पे V1 की यहाँ पे वैल्यू मिल पा रही है। कैसे, ये ग्राउंड नोड है, आप जानते हैं यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, और इस नोड के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आया हुआ है, तो मुझे V1 की वैल्यू मिल पा रही है। देखें कैसे, आपको पता है जब ऐसा हो कि 2 नोड्स के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए, तो जिस तरफ उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है उस वोल्टेज सोर्स का, वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाते हैं, और जिस तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाते हैं, और इज इक्वल टू में आप उसकी अपनी वैल्यू लिख देते हो। तो यहाँ पे आप देखो V1 की क्या वैल्यू आ रही है, -3 वोल्ट, माइनस दूसरी जानिब डिलीवर हो जाएगा। तो V1 की आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब आप सिर्फ V2 की वैल्यू मालूम करो केसीएल अप्लाई करके, और फाइनली आप इस आईएससी को मालूम कर पाओगे। अप्लाई केसीएल एट नोड 2। तो केसीएल क्या कहता है ये बच्चों, केसीएल कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इज इक्वल टू की एक साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स, और इज इक्वल टू की एक साइड पे लिखूंगा एंटरिंग करंट्स, ठीक है जी। तो मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ लिविंग करंट्स, और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो देखें इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, तीनों की मुझे देखें वैल्यूज़ नहीं पता, यानी तीनों वायर्स में करंट का कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूले लगाने वाला हूँ, यानी तीनों की तीनों वायर्स में जो करंट होने वाली है वो लिविंग होने वाली है। तो चलिए लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाते हैं। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ जाएगा, यानी जिस नोड में से आप लीव करवा दो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया। V2 माइनस यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके V1 में एंटर हुई, V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, यानी मैंने इस वायर की करंट लिख दी है, ठीक है। अब इस वायर की बारी, क्योंकि इस नोड के घेरे में टोटल ये 3 वायर्स आ रही हैं, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली और ये वाली। तो इस वायर की काम डन, और इस वायर का आप शुरू। तो V2 माइनस 0/2 के आ जाएगा, यानी यहाँ पे जब लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगेगा /2 के, और फाइनली आपके पास फिर ये वाली वायर आएगी V2 माइनस 0/1 के, यानी लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। अब इसका देखें आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, एंटरिंग करंट तो है ही कोई नहीं थी ना, इसका एलसीएम आपके पास आ रहा है 2K। तो मैं 2K से पूरी इक्वेशन को अगर ज़रब दूँ, यहाँ पे जब 2K ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V1 आ जाएगा। V1 की वैल्यू आपको पता तो वो आप पुट कर दें -3, ठीक है। अब यहाँ पे 2K ज़रब हुआ तो पूरे का पूरा कट गया, सिंपल, प्लस V2 आ गया। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ तो K से कैंसिल, और 2 ऊपर ज़रब खा गया,
और इज़ इक्वल टू में 0 आ गया। अब ये देखें 2v2 प्लस v2 प्लस 2v2 5v2 हो गया, और ये आपके पास +6 बन रहा है। +6 दूसरी जानिब जाके -6 हो गया, और v2 की फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, -6 डिवाइडेड बाय 5, जो कि बनता है 1.2 -1.2 वोल्ट आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर भी। हाँ जी, इतना ही बनता है। अब हम क्या करते हैं जी, वहाँ पे वैल्यू पुट करके I1 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। I1 की वैल्यू मालूम तो ISC भी मालूम, समझें बस। तो वहाँ पे माइनस इंटू -1.2 पुट होगा, डिवाइडेड बाय आएगा 1 के, तो माइनस माइनस प्लस, सिंपल सी बात है, किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, और 1.2 मिली एम्पेयर आपके पास इसकी वैल्यू आ गई I1 की। अब बच्चों मैं इस नोट के ऊपर लगाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ नोट 2। ठीक है, इसको मैंने नोट 2 का नाम दे दिया। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोट 2। ठीक है, आप ये ना भी लिखो क्योंकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिख देते तो बहुत बेहतरीन है। अप्लाई KCL एट नोट 2, तो और KCL इस नोट के ऊपर लगा रहा हूँ। इसके अंदर देखें द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यही कहना था ना हमारे KCL का, किरचॉफ करंट लॉ का। तो देखें इस नोट के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है इसके घेरे में, जो टोटल 3 वायर्स हैं उनमें से ये ISC एंटर कर रही है, तो ये आ गई एक साइड पे ISC इज इक्वल टू, बाकी दोनों लिविंग है ना क्योंकि बाहर जा रही हैं इस नोड में से, तो वो दूसरी जानिब आ जाएंगी I1 प्लस 1 मिली। ठीक है, उन दोनों का सम दूसरी जानिब आ गया। तो अगर अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ISC की वैल्यू आ रही है, देखें कैसे। I1 की वैल्यू है आपके पास 1.2 मिली प्लस 1 मिली, तो ये आपके पास आ गया 2.2 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये आपने ISC मालूम कर लिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि आपको पता है RThevenin मालूम करेंगे, तमाम के तमाम सोर्सेज को शट डाउन करके। जब ये सोर्स शट डाउन होगा वोल्टेज सोर्स, तो ये तो शार्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये लग गई इसकी जगह शार्ट वायर। ठीक है, और ये 1 किलो हम, और आपको पता है ये जो करंट सोर्स है ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा शट डाउन होने के बाद, तो इसको आप ना ड्रा करें इस वायर को, तो ये एक लिहाज से वही बात है शट डाउन करने वाली। ठीक है, यानी कि हम करंट सोर्स की वायर को ड्रा ही नहीं करते होते जब वो शट डाउन हो जाता है, तो किसकी वायर को शट डाउन करने के बाद हम ड्रा ही नहीं करेंगे, तो वो एक लिहाज से यानी आपने उसका काम तमाम कर दिया, यानी शट डाउन ही किया। और ये आ गया आपका ये 1 किलो हम वाला, ये वाला रजिस्टर आ गया ये, और जहाँ पे आपने यानी कि लगाया था ISC का वायर, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल लगा के RThevenin को मेंशन कर देंगे। अब मैंने आपको कैसे यानी कि रिलेशनशिप चेक करते हैं रजिस्टर्स के, वो भी बता दिया हुआ है शुरू में। तो देखो बच्चों, ये जो 2 किलो ओम है और ये जो 1 किलो ओम है, ये आपस में वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं दोनों, और एक वायर का टर्मिनल यहाँ ऊपर कॉमन कर रहे हैं। देखें इसकी दूसरी वायर के टर्मिनल यहाँ पे ऐसे कॉमन है इसके साथ, तो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो इनका पैरेलल निकाल लें R1 के नाम से, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 2/3, जो कि बनता है 0.67 बनता है, चेक करता हूँ मैं। जी बिल्कुल 0.67 किलो ओहम। ठीक है जी, अब मैंने असल में किया क्या है, मैंने इन दोनों को उतार के ये कहा है कि इन दोनों की जगह सिर्फ एक रजिस्टर से काम चलाया जा सकता है। जब मैंने इन दोनों को उतार के एक रजिस्टर लगाया तो सर्किट की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ये यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें एक रजिस्टर लग गया इन दोनों की जगह, और एक रजिस्टर ये नीचे लगा हुआ था, और ये सर्किट कुछ ऐसा रह गया। RThevenin यहाँ पे है जी आपका 1 किलो ओम वाला, और ये आपने R1 के नाम से अभी अभी फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू आप खुद मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है जी, मेरा टाइम बच रहा है इसलिए। अब देखो ये दोनों आपस में वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं और बाकी दोनों साइड से ओपन है, यानी सिर्फ एक वायर का टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज़ में हुए, तो RThevenin यानी इन दोनों के सीरीज़ कम्बिनेशन के बराबर है, दोनों की वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, 1 + R1 हो जाएगा, यानी 1 + R1 की वैल्यू जो कि 0.67 है, तो यानी 1.67 किलो हम आपके पास RThevenin की वैल्यू है। अब आप इसका मेजर सर्किट ड्रा करने जा रहे हैं। मेजर सर्किट में आपको पता क्या करना है, करंट सोर्स आपने ISC लगाना है, ISC जो कि है 2.2 मिली एम्पेयर के बराबर, उसके साथ आपने अपने RThevenin को लगाना है पैरेलल में। तो ये देखें इन दोनों के दरमियान मैंने वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन कर दिया है, यहाँ पे लोअर टर्मिनल और यहाँ पे अपर टर्मिनल, तो ये पैरेलल में लग गए। RThevenin कितनी है, ये 1.67 किलो ओम, और इसके साथ जो वायर आपने कट की थी वो आपने यहाँ पे आगे लगा देनी है। स्टार्टिंग में जो आपने सर्किट में कट किया था वो वायर था, वो आप देख सकते हैं 3 किलो ओम वाला, जिसके क्रॉस V0 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो चलें V0 फाइंड आउट कर लेते हैं फिर। ये 3 किलो ओम, इसके क्रॉस मुझे V0 फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर इस रजिस्टर के क्रॉस करंट जो फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं V0 को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करंट डिवीजन रूल ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप चाहे तो नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं अभी मुद्दे की।
मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि तीनों के अपर और लोअर टर्मिनल वायर्स के कॉमन है, तो ये तीनों पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, ये जो करंट है यहाँ पे इस नोड पे आती है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ करंट इधर को चला जाता है। मुझे अभी सिर्फ सर्व कर रहा है इस कंपोनेंट में जितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, लाइक आई नॉट का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। आई नॉट मुझे मालूम करनी है वी नॉट को मालूम करने के लिए। तो आई नॉट को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, करंट डिवीजन रूल लगा के। करंट डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसके पैरेलल में जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें। तो इसके पैरेलल में ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है, इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस को हमने ऊपर रखना है जो कि 1.67 है, तो ये ऊपर आ गई। बटे में आप रखें टोटल रेजिस्टेंस यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस उस पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड करंट के साथ, जो सप्लाई हो रही है यानी कि दो हिस्सों में आके डिवाइड हो रही है, वो है 2.2 मिली। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जिस बच्चे को नहीं पता करंट डिवीजन रूल क्या होता है वो जाके चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल वीडियो से जाके समझ सकता है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ कितनी बनती है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.67, तो ये बच्चों आती है 0.78 या 0.79 कह लें, 0.79 मिली एम्पेयर। या आपके पास आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब आप वी नॉट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखें। वी नॉट के ऊपर ओहम्स लॉ लगेगा। ये करंट जब इस रेजिस्टर में से गुजरती है तब जाके इसमें वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, सिंपल ओहम्स लॉ लगेगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस तो पहले मैं लिख लेता हूँ, करंट मैं पहले क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि करंट उस साइन के साथ आएगी जिस टर्मिनल में करंट एंटर करेगी इसके। अब करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई यहाँ पे क्या होगा जी, करंट पॉजिटिव आएगी, तो 3 के आई नॉट आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू 3 के इंटू आई नॉट का वैल्यू जो कि 0.79 है। तो वी नॉट इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो फाइनली जी मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2.4 अप्रॉक्सीमेटली बनता है, 2.4 वोल्ट। अदरवाइज एग्जैक्ट अगर मैं आंसर इसका लिखूँ ना, ये अप्रॉक्सीमेटली है, अगर एग्जैक्ट इसका आंसर लिखूँ तो वो 2.36 वोल्ट है, ठीक है जी। मैंने दोनों आंसर बता दिए आपको। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।